हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जो हम डिस्कस कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा जिस सीरीज़ में, उसका ये 6वां वीडियो है। और यहाँ पर हम सारे वो क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं और जिनके अगले आने वाले एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसमें हम एक्सप्लेन भी आपको करते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ में और भी कई क्वेश्चन आपको लगातार तैयार होते जाते हैं। तो यदि आपने पुराने वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, ऐसा क्यों। बर्फ के नीचे का तापमान जो होता है फ्रेंड्स, वो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। देखिए, जो पानी होता है उसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में। तो जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, तो पहले ऊपर वाली लेयर का 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाले सरफेस में 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका मतलब है कि घनत्व तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया होगा। तो अब ये जल क्या होगा, घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया चलेगी और पूरी झील का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर ऊपर का टेम्परेचर जैसे कम होने लगेगा तो ऊपर बर्फ जमने लगेगी। जब ऊपर बर्फ जमने लगेगी तो नीचे अभी भी कितना होगा, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब ऊपर तो बर्फ जमा रहती है, लेकिन नीचे का जो ताप है वो 4 डिग्री रहता है, यानी कि वहाँ बर्फ नहीं जमा होती है। तो इसलिए जो जीव हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर बना रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं, क्योंकि बर्फ के जो नीचे का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है टेम्परेचर, और इतने में जीव जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 446 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये फैराडे का जो नियम है उसके सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। आप जानते हैं कि विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत पैदा करने के लिए उस तरह से काम में आता है। मतलब अगर इसका हमें बिजली में प्रयोग करना है तो विद्युत मोटर का हम प्रयोग कर लेते हैं। और पानी निकालते हैं जैसे हम, ये तो सारी ये क्या है, विद्युत मोटर है। मतलब ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। ये होता है फ्रेंड्स न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम ऐसा बम होता है जो जितने भी जीव होंगे उनको तो नष्ट कर देगा उनकी कोशिकाओं में जाके, लेकिन अगर कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको नष्ट वो नहीं करता है। परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो आपको मालूम है कि नाभिकीय विखंडन काम करता है परमाणु सिद्धांत पे। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है। तो ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है। देखिए, जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जिनसे हम सौर ऊर्जा से उनको क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो वही है ये प्रकाश विद्युत सेल। तो ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं। ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, तभी सबको बराबर मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है, ये बराबर मात्रा में वो काम कर पाते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने। पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है। ये होता है रेडियम का। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। देखिए, जो जल का बहाव है वो क्यूसेक से मापा जाता है। जैसे हम ये कहें कि नदी का बहाव कितना है, कितना पानी बह रहा है, तो हम उसको क्यूसेक में मापेंगे कि नदी का जो बहाव है वो इतने क्यूसेक है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। इसने की थी न्यूट्रॉन की खोज। द्विनाम पद्धति किसने दिया था। ये जीवों को सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए ये दिया गया था। तो ये लीनियस एक वैज्ञानिक था, कार्ल वार्न लीनियस, इसने दिया था द्विनाम पद्धति। शक्ति का मात्रक क्या है फ्रेंड्स। शक्ति का मात्रक है वाट। वाट में हम नापते हैं कि इतने वाट की शक्ति है ये। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है। मतलब नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्साइड का काम करता है। मानवीय महिलाओं में प्रजनन अंडाणु उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है। मतलब ये है कि जो औरतें हैं उनमें से
प्रजनन में अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोगी होता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। बाइनरी भाषा में डिजिट प्रयोग होता है, तो डिजिट जो भाषा है उसमें से कितने अंक होते हैं? फ्रेंड्स उसमें 2 अंक होते हैं। देखिए जो कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर, वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, और बाइनरी का मतलब होता है 0 या फिर 1, मतलब कि सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं वहाँ पर। हम ये कह सकते हैं कि 0 और 1, और इसी पे हमारा सारा डिजिटल कंप्यूटर पूरा का पूरा काम करता है। मॉडेम किससे संबंधित है? फ्रेंड्स मॉडेम होता है जो क्या करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। जैसे हम जब भी आवाज़ बोलते हैं इसमें से मोबाइल में, तो ये क्या होती है, मॉड्यूलेट होती है। मॉड्यूलेट का मतलब ये है कि ऐसे सीधे सीधे वॉइस नहीं, जैसे मान लीजिए कि 2 फ़ोन कर रहे हैं इधर से, तो यहाँ से हमने क्या किया, वॉइस बोला, ये वॉइस फिर क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी सिग्नल्स में, फिर इसके बाद वो यहाँ पर फिर क्या होगी, फिर उसको वॉइस के रूप में सुनाई देती है। तो ऐसा किसके कारण होता है? ये ऐसा होता है मॉडेम के कारण। तो ये इंटरनेट का एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, क्या, मॉडेम। मॉडेम का 2 भागों में होता है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। वेव अस्तित्व में आया, मतलब ये जो www है, वेव है, ये कब अस्तित्व में आया और कहाँ से आया? तो अमेरिका में आया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तब अमेरिका ने इस पे बहुत ही अच्छा मतलब खोज किया, और उसी समय ये आया उपयोग में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ऑर्गन जो गैस होती है वो वातावरण में नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स। इसको हालांकि प्रयोगशाला में भी मतलब बनाया जा सकता है, जब उपयोगी समझते हैं तब। स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन में क्या मिलाते हैं? आयरन में फ्रेंड्स क्रोमियम मिलाते हैं, तो तब वो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकता है, जबकि ये जो साधारण वायर होते हैं जिनमें से ये धारा बह रही है, ये नहीं चमकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि जो तंतु होता है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या है? देखिए जो बिजली होती है उसमें से ये जो प्रतिरोध होता है ना, तो प्रतिरोध विद्युत को रोकने की कैपेसिटी है, तो वो जो तंतु होता है उसकी कैपेसिटी विद्युत रोकने की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होता है कि चमकने लगता है। सोलर रेडिएशन को मापा जाता है किससे? पायरोमीटर। पायरोमीटर ऐसा मीटर मतलब एक मीटर है जिसके माध्यम से हम रेडिएशन का मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म वस्तुओं को हमें उनका ताप मापना है तो वहाँ पे हम सिर्फ पायरोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर हम साधारण जैसे जो ये टेम्परेचर मापने वाले यंत्र होते हैं अगर उन पर उनको यूज करेंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। हमारा थर्मामीटर कितना प्रयोग में आएगा? ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन पायरोमीटर का प्रयोग हम कर लेंगे, और इससे कम ताप की वस्तुओं का ताप नहीं मापा जा सकता है। जो 800 डिग्री से ज़्यादा की हो उन्हीं को मापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तभी वो अपन रेडिएशन मतलब उत्पन्न करती हैं कोई भी वस्तु। निम्न में से कौन उपधातु? उपधातु क्या है? देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मिथ, ये इनको हम उपधातु कहते हैं। निम्न में से कौन यौगिक? अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में आप जानते हैं क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। साग सब्जी जो हम उत्पन्न करते हैं इनके पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल है फ्रेंड्स दाब की इकाई। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक अगर कोई लड़का आके बैठ जाता है तब उस मेज के कोणीय वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। आप ही सोचिए जैसे कोई एक गोल चक्करदार है, एक कोई ये घूम रहा है, यहाँ पर अगर आप आगे बैठ जाएं तो इसका क्या होगा? ये इसकी घूर्णन गति थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। बल किसका गुणनफल है? बल F बराबर m ए होता है। देखिए F बराबर m a, तो m मतलब यहाँ द्रव्यमान, a मतलब क्या है? त्वरण। तो इस प्रकार से जो बल है किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अंदर हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कैसा रहता है? तो शून्य में अगर कोई वस्तु गिराई जाए तो उसका जो त्वरण रहता है वो क्या रहता है? एक समान रहता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात
से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। देखिए पदार्थ के संवेग, तो संवेग का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें तो ये होगा द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए पदार्थ के संवेग और वेग, ये वेग का यहाँ पे ये कर दिया गया, तो इसमें क्या, देखिए वेग वेग कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बचेगा, द्रव्यमान। मतलब पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि होगी, द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा क्या, कैलोरी में। जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें से हम ये कहते हैं कि हमें 100 कैलोरी मिल गई, 200 कैलोरी मिल गई ऊर्जा, तो उसको हम किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को नापते हैं। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। वही अगर हम सिर्फ बात करें वायु, तो वायु क्या है, न तत्व है न यौगिक है, ये क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि इनमें कई सारी गैसों का सम्मिलन होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा ऐसी अवस्था है, ना तो वो ठोस होती है, ना द्रव होती है, ना गैस होती है, तो ऐसी जो एक मिली हुई अवस्था होती है फ्रेंड्स, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की जो स्थिति है वो सूर्य में बनती है। सूर्य, जब हमें पता है कि सूर्य में बहुत ज़्यादा दाब है, बहुत ज़्यादा ताप है, और उसमें से हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं, तो इस क्रिया से जब जो पदार्थ बनता है वहाँ पर, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं। ऐसाई पद्धति में जो लेंस है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स डायोप्टर। डायोप्टर में लेंस की हम क्षमता मापते हैं कि ये कितने डायोप्टर का लेंस की जो क्षमता है वो है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं जीवाश्मों का अध्ययन। मतलब कि अगर फोसिल्स अगर हम वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन उसमें किया जाता है। वनस्पतियों का अध्ययन अगर जीवाश्मों का किया जाए। डेसिबल में क्या नापते हैं, ध्वनि को मापते हैं। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। और डेसिबल में हम ये भी देखते हैं कि जो मनुष्य है उसके लिए 60 से 70 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 80 इतने डेसिबल की जो आवाज़ है उसको वो सह सकता है। इसके बाद की जो आवाज़ होगी वो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। क्यों, देखिए अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी जो ऊर्जा है, अगर स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज में। अगर गतिज नहीं है तो स्थितिज में। इसका मतलब उसकी ऊर्जा क्या होगी, नियत रहेगी। डाप्सन किसकी इकाई है, ओजोन परत। ओजोन जो गैस है, ओजोन परत, उसको मापने की जो इकाई है उसे हम कहते हैं क्या, डाप्सन। सप्ताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू मतलब यह है कि जो हमारे ऊतक होते हैं इनसे संबंधित जो भी अध्ययन हम करते हैं, तो जीव द्रव्य के पृथक एवं संयोजन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान है उसकी शाखा को टिश्यू कल्चर कहते हैं। परमाणु घड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत काम करती है, तो देखिए जो पीजो इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है इसके अंतर्गत काम करती है परमाणु घड़ी। क्वार्टज घड़ियां किसके सिद्धांत पे काम करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव के अंतर्गत ये काम करती हैं। न्यूट्रॉन की गति का जो न्यूटन है उसकी गति का प्रथम नियम जो है वो क्या है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु यदि स्थित है तो स्थित ही रहेगी, कोई वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के और सारे प्रयोग हैं, जैसे कि जब आप मतलब कोई गाड़ी अगर तेजी से खड़ी हो फिर तेजी से बढ़ा दी जाए, आप उसमें बैठे हैं तो आप पीछे की ओर हो जाएंगे, ये जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व के कई सारे, जैसे कंबल है, कंबल को आप डंडे से पीटते हैं तो उसमें से उसके जो धूल के कण हैं वो गिर जाते हैं, ये सब जड़त्व के नियम है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। देखिए जब कोई भी घोड़ा खींचता है तो वो क्या करता है कि पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलता है, पृथ्वी उसको आगे की ओर ढकेलती है, तो वही जो बल होता है उसी के कारण वो आगे की ओर बढ़ पाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, देखिए पवन का जो वेग होता है वो किससे मापते हैं, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, ये होती है फ्रेंड्स भेदन क्षमता गामा की। गामा किरणों की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। और अल्फा की भेदन क्षमता कम होती है लेकिन उसका विस्तार ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी गति क्या होती है, वो कम होती है। तो इसलिए अल्फा की जो
भेदन क्षमता है वो कम है, लेकिन उसकी फैलने की क्षमता ज़्यादा है, और गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। ये इस्पात की प्लेटों को भी छेद के बाहर निकल सकती हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए, कोई भी जैसे नाभिक होता है तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? इसका कहते हैं कि परमाणु क्रमांक। धूप के चश्मे किसके बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच के। साधारण कांच होता है, क्रुक्स कांच होता है, फ्लिंट कांच होता है। तो इसमें से क्रुक्स जो कांच होता है, इससे हम साधारण धूप के चश्मे बनाते हैं। पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो देखिए, दूषित भोजन और दूषित जल से पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। मस्तिष्क की बीमारी या मस्तिष्क की जांच करने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से मस्तिष्क की क्रियाओं को समझते हैं, देखते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? परजीवी से होती है। देखिए, परजीवी से होने वाले जो रोग हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। मतलब कि जैसे रिया पे काला सोना, रिया का मतलब होता है पायरिया मलेरिया, पे का मतलब होता है पेचिस, काला का मतलब होता है काला ज्वर, और काला सोना का मतलब होता है सोने की बीमारी। तो ये होता है परजीवी से। इसके लिए मैंने अलग से फ्रेंड्स अपने जीव विज्ञान नामक एक मैंने वो बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें मैंने इस वीडियो को डाला भी है, जिसमें मैंने जीवाणु है, विषाणु है, परजीवी, इन सब की ट्रिक्स मैंने दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से? देखिए, तपेदिक जो रोग होता है वो किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। जो जीवाणु के लिए है मैंने टिक बनाई थी फ्रेंड्स, पंडित का टिक न्यू है, और इसी में मैंने जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं वो सारे आ जाते। तो इसमें पंडिता, ता का मतलब यहाँ पे तपेदिक से है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। मतलब शहद जो मीठी होती है वो फ्रक्टोज के कारण मीठी होती है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे इकट्ठा होता है? वो यकृत पे। और विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है फ्रेंड्स क्या? अंकुरित गेहूं। और विटामिन ई जो है वो बांझपन को दूर करती है, और हमें जो भी सेक्स से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए भी ये विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय जो धड़कता है इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसके लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। पालक के जो पत्ते होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? लोहे की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका क्या कार्य है? तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए श्वेत रुधिर कणिकाएं जिम्मेदार होती हैं। किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं? आप जानते हैं कि 4 रुधिर वर्ग होते हैं, ए, बी, AB और O। तो इसमें से O क्या होता है कि सर्वदाता होता है। ये सबको ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है सबके लिए। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए, जो हरी सब्जियां होती हैं वो लोहे के का विशेष स्रोत है, और जैसा हमने ऊपर अभी देखा कि पालक तो उसका विशेष स्रोत है ही है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस हिस्से में होता है? ये होता है फ्रेंड छोटी आंत में। तो जो देखिए पाचन है, तो पाचन में भोजन का अवशोषण और भोजन की जितनी भी जो मुख्य चीजें होती हैं वो सारी रसांकुर के माध्यम से अवशोषित कर ली जाती हैं, और रसांकुर होते हैं छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? ये देखिए, इसमें से एक पनीर का उदाहरण दिया गया है, लेकिन हमें शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन पाया जाता है पनीर में है, या दालों में है, या अंडे हैं, मछली हैं। तो ये सब शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यदि एक पिता का रक्त A है और माता का जो रक्त वर्ग है वो है क्या? O, तो वो बच्चा जो होगा उनका वो किस वर्ग का होगा? वो होगा O वर्ग का। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे है? मतलब हमारे शरीर का अधिकतम जो भार है उसमें क्या है? पानी है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 70% या कहीं इससे भी ज़्यादा पानी पाया जाता है। शरीर, और देखिए मनुष्य में स्त्रियों में पानी कम पाया जाता है और पुरुषों में उसकी अपेक्षा पानी ज़्यादा पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन। देखिए, ग्लाइकोजन जो होता है इसी रूप में हम कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? संचय होता है शरीर में। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर भी उसको क्या करता है? संश्लेषित करता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन पाई जाती है, इसलिए वो क्या होता है? गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है।
ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? वो है फ्रेंड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो तत्व है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पृथ्वी की अगर हम ऊपरी सतह की बात करें, भूपर्पटी की, तो उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने ग्रहों की गति का नियम भी दिया था कि ग्रह जो हैं वो कैसे गति कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर हम कुकर में खाना पकाते हैं तो कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहाँ पे दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने से क्वथनांक ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वथनांक का मतलब है कि किसी मतलब पदार्थ के उबलने की जो टाइम है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब वो अगर जल्दी नहीं उबलेगा, इसका मतलब वो 100 डिग्री की बजाय अगर 150 डिग्री में उबल रहा है, तो उस जो अंदर हमारे दाल या कुछ भी जो पक रहा है उसको ज़्यादा ऊष्मा मिल गई ना, तो इसलिए वो जल्दी पक जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा। इसीलिए पारे का जो प्रयोग है वो हम थर्मामीटर में करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ही अच्छी रीडिंग देता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? देखिए, इसमें से सिंपल सा ये है कि अगर ऊंचाई में हम जाते हैं तो ऊंचाई में हमें भोजन पकाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाते हैं तो दाब कम होता जाता है, वायु दाब। और मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि दाब अगर ज़्यादा होगा तब क्वथनांक बढ़ेगा, और दाब यदि कम हो जाएगा तो क्वथनांक घट जाएगा। तो पर्वतों में ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वहाँ जो क्वथनांक है पानी का वो पता चले कि 80 डिग्री हो जाएगा। फिर और ऊपर चले जाएं तो 85 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री में कैसे कोई भोजन पकेगा? कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तब तो भोजन सही से जल्दी पकेगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया होती है कि अगर ऊपर जाते जाते हैं तो भोजन को पकाने में दिक्कत होती जाती है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? इथेनोइक एसिड कहते हैं सिरका को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन। देखिए, क्लोरोपिक्रिन ये जो गैस है अश्रु गैस होती है। इसका मतलब है कि अगर ये गैस छोड़ दी जाए तो आंसू निकलने लगते हैं। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक दूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को जितनी मात्रा में अवशोषित नहीं करता है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करने लगता है, इसलिए बहुत ही ये जहरीली गैस होती है। कोई भी गैस निम्न में से आदर्श गैस के रूप में व्यवहार कम करती है, किस समय करती है? तो ये करती है आदर्श गैस के रूप में व्यवहार निम्न दाब हो और उच्च ताप हो। भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? असंजक। दो तरह के बल होते हैं, असंजक बल, ससंजक बल। ससंजक बल का मतलब होता है कि समान प्रकार के पदार्थ में लगने वाला बल ससंजक बल, और भिन्न प्रकार के पदार्थों में लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक किसकी खोज की थी? चेचक के टीका की खोज की थी। एड्स होने पर क्या होता है? इसमें से टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। टी लिम्फोसाइट्स हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। तो एड्स अगर किसी को हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी घट जाती है, इसलिए वो हमेशा बीमार रहता है। एड्स वायरस क्या है? देखिए, ये एक सूची RNA है। ये मतलब कि इसमें RNA पाया जाता है। वायरस में ये तो DNA होगा, ये RNA होगा, तो इसमें से क्या RNA पाया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा यही तत्व पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसलिए सेलुलोज ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से है? तो यहाँ पर एक शैवाल पाया जाता है फ्रेंड्स, उस शैवाल का जो कलर है वो रेड होता है, इसलिए हम लाल सागर, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है। और वहाँ पे लाल इसी कारण से वो दिखाई देता है। गलकंठ मतलब जो गले में ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है, वो समुद्री खरपतवार जो होते हैं उनको खाने से मतलब दूर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से आयोडीन पाया जाता है। जब हम आयोडीन नमक जो प्रयोग करते हैं, इसमें से आयोडीन कहाँ से डाला जाता है? तो समुद्र में जो कुछ शैवाल्स होते हैं उन्हीं से ये आयोडीन निकाला जाता है, कुछ खरपतवारों से, और फिर नमक में उसको कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्न में से किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। अगर लाइकेन ज़्यादा है कहीं पे तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रदूषण, वायु प्रदूषण ज़्यादा है।
कुनैन किससे बनाई जाती है? सिनकोना। कुनैन क्या है? ये मलेरिया की दवा होती है फ्रेंड्स, और ये कुनैन मतलब सिनकोना वृक्ष की छाल से ये बनाई जाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये है पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम भाग उसका खाने योग्य है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? फ्रेंड्स देखिए, जल की आवश्यकता, नमी की होगी, आवश्यकता होगी उधर पे, लेकिन वहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। तभी हम जमीन के अंदर दाने बो देते हैं और वो उगाते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये देखिए, तना काट जो होता है मतलब तने से वृक्षों को उगा देना। तो गन्ने में क्या करते हैं हम? तने छोटे छोटे काट के ही वृक्षों को उगाते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। आम के जो पौधे हैं उनका वनस्पति नाम, आम का वनस्पति नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? इसमें से देखिए, निषेचन में क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट का बनना ही निषेचन कहलाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। ये कभी 7 किलो 8 किलो तक का भी ये हो जाता है फ्रेंड्स। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पुष्प। पुष्प ही देखिए फल के रूप में परिणत होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्धि कहाँ पे होती है? ये होती है वृक्क में, और फेफड़े क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीजन को मिलाते हैं। राजस्थान में जो तांबे की खान है वो कहाँ पे है? खेतड़ी में। खेतड़ी बहुत ही पुरानी खान है फ्रेंड्स, और ये हम कह सकते हैं कि जब हमारी हड़प्पा सभ्यता थी और पहले से भी ये खेतड़ी खान वहाँ पे रही है, जो तांबे के लिए जानी जाती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? चावल। चावल हमारे यहाँ प्रमुख धान्य फसल है, फिर इसके बाद में गेहूँ। तो सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, फिर गेहूँ पैदा होता है। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य, एक कार्य है इनका प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण से ये भोजन बनाती हैं और वाष्पोत्सर्जन से खुद में जो पानी ज़्यादा है उसको ये क्या करते हैं? बाहर निकाल देती हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार, ये लोग जो हैं ये कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं अपने काम में। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, डॉक्टर क्या करता है कि अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है। चित्रकार क्या करते हैं कि मोल्ड लेते हैं। शिल्पकार क्या करते हैं कि उसका इसी प्रकार से शिल्पों में प्रयोग करते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? उसमें मिलाया जाता है फ्रेंड्स तांबा। क्यों? क्योंकि जो सोना होता है बहुत ज़्यादा लचीला होता है, अगर उसमें से तांबा ना मिलाया जाए तो उसके आभूषण बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी हम स्वर्ण को आभूषण के रूप में तब्दील करते हैं तब वहाँ पर उसमें तांबा मिलाते हैं। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? ओपसियम। देखिए, ओसियम ऐसी धातु होती है जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो जो आप देखे होंगे आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है। और वो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग क्यों होती है? क्योंकि वो एक लेयर बना लेती है ऊपर से, और लेयर बनाने का मतलब है कि वो नीचे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है जल के, और जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको ढक लेती है तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण गैस होता है कि जो आग है वो बुझ जाती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ रात्र में, देखिए पेड़ भी श्वसन करते हैं, लेकिन वो जब अपना भोजन बना रहे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात्र में वो चूंकि अपना भोजन तो नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन श्वसन तो तब भी कर रहे होते हैं, और श्वसन की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात्र में उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। टमाटर का जो सॉस है उसमें क्या है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसको जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं। अरस्तु को विज्ञान का पिता कहते हैं और उसको बायोलॉजी का भी पिता मतलब कहते हैं, जंतु विज्ञान का भी पिता उसे कहते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे होता है? देखिए, जो मूंगफली होती है वो क्या होती है? वो फल है लेकिन वो नीचे होती है। कोशिका को एक निश्चित रूप में आकृति कौन प्रदान करता है? जो कोशिका भित्ति होती है वो उसको एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। जैसे कि मनुष्य की क्या होती है, मनुष्य में तो ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब कि ये पौधों में पाई जाती है। पौधों के जितने भी हैं सब में कोशिकाओं में पाई जाती है। पत्तियों का हरा रंग
ये किसके का, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है हरा रंग पत्तियों में, या फिर क्लोरोफिल का है हम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ पे है, ये है नागपुर पे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरकों के उत्पादन से। हरित क्रांति से क्या हुआ था कि गेहूं के उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और भूरी क्रांति से क्या बढ़ा था, ये बढ़ा था उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। जो मादा पशु हैं जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो कौन से हार्मोन्स वो उत्सर्जित करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन्स होता है जो स्त्रियां भी जनन के समय क्या करती हैं कि पैदा करती हैं, और ये जनन में सहायक होता है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कहलाता है, तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी कहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे वहाँ पर पैदा किए जाते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं अंडे की टोकरी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये कहाँ पे है, ये है बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है, रानीखेत, तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। दूध का घनत्व कैसे नापते हैं, तो एक होता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं कि उसमें से कितनी वसा की मात्रा है। भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में है, आप जानते होंगे यूपी में है। निम्न में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है फ्रेंड्स, ये एक रेंडियर होता है। देखिए ये जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेंडियर पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में भी रेंडियर पाए जाते हैं। जो कनाडा वाला क्षेत्र है वहाँ पे इनका पालन किया जाता है, तो वो रेंडियर के दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। गरीबों की गाय बकरी को बोलते हैं। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है, देखिए उनका आयन जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है और उसमें से टेढ़ी मेढ़ी दूध नलिकाएं दिखाई देती हैं, तो वो उससे पता चलता है कि वो ज़्यादा दूध देने वाली है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पे हैं, यूपी में हैं। और ऊन के लिए एक विख्यात पश्मीना क्या है, ऊन के लिए जो विख्यात पश्मीना है वो है बकरी। पश्मीना बकरी का नाम है जो बहुत अच्छे किस्म की ऊन हमें प्रदान करती है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, ये मादा जो हाथी होता है उसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है उसके दूध में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये क्या चीज़ है, देखिए ये आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है फ्रेंड्स जो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। तो यही पूछा गया है कि जो एंट अमीबा है ये हिस्टोलिका है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो चक्र है ये किसने खोजा था, कि ये कैसे पूरी अपनी प्रक्रिया करता, तो रोनाल्ड रास एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था कि मलेरिया का जो मच्छर है वो किस तरह से अपनी पूरी प्रक्रिया करता है और किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये फैलता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं पाया जाता, देखिए हाइड्रा है, इसको जंतु की श्रेणी में लगाते हैं और इसको पौधों की श्रेणी में भी गिनते हैं, लेकिन इसमें से क्या ब्लड नहीं पाया जाता है और ये श्वसन की क्रिया करता है। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं, ये होते हैं सुअर। सुअर के मांस को यदि सही से न पकाया जाए उसको और ऐसे खाया जाता है तो उसमें से मनुष्य के आंत में फीताकृमि पहुंच जाते हैं। केचुए में आंखें कितनी होती हैं, कोई आंख नहीं होती है फ्रेंड्स। और केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, वो उसको किसी अन्य लिंग की आवश्यकता नहीं है उसको प्रजनन के लिए, वो द्विलिंगी प्राणी होता है। तितली की जो आंखें हैं वो रात में चमकती हैं, क्यों, क्योंकि उनमें पाया जाता है टेपिटम लूसिडम, ये एक पदार्थ होता है जो उनकी आंखों में पाया जाता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है, ये आता है मत्स्य वर्ग में आता है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक, आप जानते हैं मादा एनाफ्लीज क्या है, मलेरिया का है, लेकिन डेंगू का एडीज एजिप्टी है जैसे, और चिकनगुनिया का भी एडीज एजिप्टी मच्छर वाहक होता है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है, पाषाण मछली। पाषाण मछली फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा विषैली होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, लगभग 100 क्वेश्चन थे हमने जो डिस्कस किए, और इसके आगे भी आपको सीरीज मिल जाएगी जिसमें से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें से हमने पूरी सीरीज भी बना के रखी है जीव विज्ञान की, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर वो देख लेंगे तो इसमें से जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन है वो सारे लगभग आपको वैसे भी हल हो जाएंगे, जैसे प्रश्न बोलूँगा आपके दिमाग में वो उत्तर आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत